को मजबूत करने में जुटे हैं। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। संजय दत्त हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए बीके हरिप्रसाद की जगह लेंगे। यानी संजय दत्त के हाथों अब हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रभारी के नाते रहेगी। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के बारे में अगर बात करें तो संजय दत्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी और सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के सह प्रभारी के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई गई। संजय दत्त को भले ही हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन राहें आसान नहीं हैं और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में उनके सामने काफी चुनौतियां हो सकती हैं। तो उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। नए प्रदेश प्रभारी के रूप में संजय दत्त की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर लाना होगा, जो कि सबसे पहली और दूसरी बड़ी चुनौती की अगर बात करें तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी से राहत पाना भी होगा। संगठन को आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना भी कांग्रेस प्रभारी के नाते उनके सामने चैलेंज होगा। अब देखने वाली बात यह है कि नए प्रभारी नई चुनौतियों से निपटेंगे कैसे। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लगातार बैठक हो रही है और इसी कवायद में रविवार को चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत पार्टी के दिग्गज शामिल हुए। कोर ग्रुप बैठक में हरियाणा बीजेपी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। बैठक में कोर कमेटी ने भविष्य के राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया है। हाईकमान ने स्पष्ट किया कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण और जन सेवा के संकल्प के साथ बीजेपी आगामी महीनों में प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी। राजनीतिक लिहाज से भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि नए प्रदेश नेतृत्व के गठन के बाद पहली बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक मंच पर एक साथ बैठकर संगठन के आगे के जो कार्यक्रम होने हैं, रणनीति रहनी है, उस पर विचार किया है। इससे आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियानों को नई गति मिलने की उम्मीद है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवाल हैं उस पर भी हम नजर डालते हैं। कांग्रेस के लिहाज से बात करें, क्या हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी? कांग्रेस नेता हालांकि कहते हैं गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अंदरूनी खींचतान खत्म हो पाएगी, जो कई बार बयानों के जरिए सभी के सामने होती है। बड़े नेताओं को एक मंच पर लाना क्या प्रभारी के लिए वाकई बड़ी चुनौती रहेगा? और क्या हरियाणा बीजेपी की टीम में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? अर्चना गुप्ता को कप्तान के तौर पर जब से जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या नई टीम को लेकर वो साथ चलेंगे या पुरानी टीम के साथ ही काम करेंगी? ये भी बीजेपी के लिहाज से देखना होगा। तो जल्दी होगा, लेकिन जो विस्तार होगा, जितने असंख्य कार्यकर्ताओं का जितना स्नेह है, जितना प्रेम है, जितना उनका जिस समर्पण के भाव से वो काम कर रहे हैं, तो उतने सारे तो हमारे पास पद भी नहीं है। लेकिन मैंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान ये किया है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसमें कार्यकर्ता विचार के साथ खड़ा होता है, हम सबको इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हमारे संगठनात्मक 27 जिले हैं। कोशिश रहेगी कि हर जिले की रिप्रेजेंटेशन आए, हर समाज की रिप्रेजेंटेशन आए, ये कोशिश रहेगी। फिर भी लेकिन आप कभी कभी नहीं 27 के 27 जिलों में कर पाते, पर कोशिश रहेगी कि हर समाज और हर जिले को रिप्रेजेंटेशन मिले। नहीं, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष सब नेताओं से अलग अलग विमर्श करके और अपनी टीम को गठित करने का काम करेंगे। इस प्रकार की बैठक में कोई इस प्रकार का विषय आता नहीं है। देखिए, ये तो सब लोगों प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वर्तमान में अर्चना जी हैं, लेकिन इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि डॉक्टर कमला वर्मा के बाद कोई महिला अध्यक्ष पार्टी को प्रदेश में लंबे समय के बाद मिला है। तो अर्चना जी बड़ी अच्छी कार्यकर्ता हैं, समझ रखती हैं कि किस प्रकार से संगठन का विस्तार होना चाहिए, किस प्रकार की टीम बननी चाहिए। मैं ये विश्वास लेकर के जा सकता हूं कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक बहुत अच्छी और ऐसी टीम गठित करेंगे जो भविष्य के लिए लंबे समय तक काम करे। देखिए, टीम तो बनेगी। जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है
तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। देखिए टीम तो बनेगी, जब भी कोई नया विस्तार की बात आती है तो स्वाभाविक बात है कि जो चेंजिंग करनी होती है वो चेंजिंग होती ही है। में हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। भावी जो रणनीति रहने वाली है, आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं, उन पर चर्चा इस बैठक में हुई है। बैठक में भविष्य की कार्य योजना क्या रहेगी, व्यापक मंथन किया गया है। पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो एक तरफ हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। प्रभारी आए हैं नए और कितना कमाल कर पाते हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। क्या क्या कार्यक्रम रहने हैं, संगठन को और अधिक मजबूत कैसे करना है, कैसे लोगों के बीच जाना है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, इन तमाम विषयों को लेकर बारीकी से चर्चा हुई। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार हैं, साथ ही अनिल आर्य जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप चारों का। शुरुआत नेहा जी आपसे। अर्चना गुप्ता को जिम्मेदारी मिली है और मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है। शुरुआत में काफी मुलाकातें भी उन्होंने की हैं और उनके स्वागत कार्यक्रम भी हरियाणा में चल रहे हैं अलग अलग जिलों में। अब क्या उम्मीद की जाए, संगठन में बदलाव आगामी दिनों में दिखेगा और किस तरह से संगठन को ज्यादा मजबूत किया जाए, इस पर भी जोर रहेगा? देखिए, बीजेपी जिस तरह से काम करती है ज्योति जी, वो तो आप सबके सामने है, क्योंकि निरंतर हम संगठन को मजबूत करने का काम करते रहते हैं और निरंतर हम चुनावी मोड में रहते हैं। पन्ना प्रमुख तक की प्रणाली तक पहुंचना हमारे सभी प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में संभव हो पाया है और बूथ तक जो हमारी कमेटियां गठन है, बूथ तक जो हम कार्यक्रम निरंतर लगातार करते रहते हैं। हमारी प्रक्रिया रहती है, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन होते हैं एक निश्चित समय के बाद में, और जब नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो पुराने संगठन के नींव पर नए लोगों को साथ में जोड़कर, नए लोगों को एक पदाधिकारी बनाकर, नई जिम्मेदारी देकर संगठन को पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठाकर निरंतर हम कार्यक्रम करते रहते हैं। अब की बार पारी जो है वो महिलाओं के हाथ में है और एक महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप पिछले कुछ दिनों से देख रही होंगी, निरंतर जिलों में उनका प्रवास रह रहा है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में उनका मिलना, उनका सम्मान, मान सम्मान सभी आपके सामने ही है मीडिया में। और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि एक महिला होने के नाते भी, डॉक्टर होने के नाते भी, बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते भी माननीय डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए संगठन का अब दौर शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और वो अपनी नई टीम का गठन करते हैं, तो आप सबके सामने देखिएगा कि प्रदेश की जो नई टोली है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो आपके सामने आएंगे। इसमें अभी ये कह पाना कि कितने पुराने चेहरे रिपीट होंगे या कोई नई जिम्मेदारी आएगी, लेकिन नई जिम्मेदारी आना बहुत संभावनाएं ज्यादा लगती है कि नए कार्यकर्ताओं को टीम में जोड़ा जाएगा। जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हमने खुद ने की, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की, हमारे संगठन ने की, तो संगठन में भी महिलाओं का पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि कोई भी टोली जब बनती है, चाहे वो स्टेट लेवल पर किसी कार्यक्रम को मनाने के लिए टोली हो, जिला स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो, वहां पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जा रही है और उन्हें वो स्थान, वो जगह उस लिस्ट में मिल रही है। और वही उम्मीद हमने पिछले दिनों अर्चना जी के जो बयान में सुना और हमने प्रत्यक्ष रूप से भी उनको सुना, तो उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा स्थान देने का काम करेंगे और मैं उनके अच्छे जो है कार्यकाल की उम्मीद कर रही हूँ, उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। और जहां तक बात है हमारे संगठन की और कांग्रेस के संगठन की, हाँ। तो जमीन आसमान का फर्क है ज्योति जी, बहुत हद तक अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लयबद्ध तरीके से काम होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं आता है,
लेकिन कांग्रेस को पिछले 2014 के बाद से अगर हम हरियाणा प्रदेश की केवल बात करें तो संगठन कहीं नजर नहीं आता है। आप देखें बारी बारी से उनके जो प्रभारी बनकर आए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव कराया या फिर विधानसभा चुनाव कराया, उसके बाद संगठन के निर्माण की बात आती रही, चुनाव से पहले भी उनके एक प्रभारी रहे और अब भी पिछले दिनों उनके प्रभारी बदले। देखिए परिवर्तन जो है ना वो एक ही और इशारा करता है कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक छत के नीचे अपनी सभी नेताओं को लाने में कामयाब नहीं हुई, केंद्र के मैसेज को इस प्रदेश के नेताओं तक पहुंचाने में कामयाब नहीं और लागू कराना तो दूर की बात है। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता से ही बात कर लेते हैं, रोड साहब से ही पूछ लेते हैं। सुरेश रोड जी, जमीन आसमान का अंतर लग रहा है नेहा जी को कांग्रेस और बीजेपी में, संगठन में। संजय दत्त आए हैं, नए प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, कितने आशान्वित हैं आप लोग, कितनी उम्मीद रख रहे हैं कुछ कमाल, कुछ नया हो पाएगा? ज्योति जी, हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी को पार्टी ने कर्नाटका में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि बीके शिव कुमार जी जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे कर्नाटक कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये हरियाणा कांग्रेस के किसी कारण के चलते नहीं हुआ, बल्कि श्री बीके हरिप्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी कर्नाटका में नई जिम्मेदारी के कारण हुआ है। तो हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी श्री बीके हरिप्रसाद जी का आपके आज इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक एक दिन, एक एक घंटा अपना हरियाणा कांग्रेस को संवारने में लगाया। और जो हमारे लिए बहुत चुनौती थी आपके चैनल पर ज्योति जी या दूसरे चैनलों पर कि कांग्रेस पार्टी के पास तो अपने जिला अध्यक्ष भी नहीं है, तो उस चुनौती का भी इलाज जो है वो श्री बीके हरिप्रसाद जी ने वर्षों बाद किया, इसके लिए हम धन्यवादी। तो क्रेडिट आप बीके हरिप्रसाद को दे रहे हैं, संगठन सृजन अभियान को दे रहे हैं? क्रेडिट देते हैं। देखिए ऐसे प्रभारी थे जो कार्यकर्ता की बात भी सुनते थे और वो संगठन के माहिर रहे हैं। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से लेकर इवन राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन श्री बीके हरिप्रसाद जी ने डिप्टी चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था 2018 में, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे, समूचे विपक्ष के कैंडिडेट थे 2018 में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैंडिडेट के सामने। कुछ वोटों से, बहुत कम वोटों से वो जीत नहीं पाए, लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताई कि इससे बीके हरिप्रसाद जी का राष्ट्रीय राजनीति में कद का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने बड़े नेता थे। और हरियाणा में हाईकमान ने उनको जिम्मेदारी दी थी जो प्रभारी की। हम हाईकमान का भी धन्यवाद करते हैं कि जिस हरियाणा के बारे में हमारे विरोधी तरह तरह की बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी का ध्यान नहीं है हाईकमान का हरियाणा में, उन्होंने पहली पंक्ति के सबसे बड़े नेताओं में से एक माननीय श्री बीके हरिप्रसाद जी को हरियाणा भेजकर यह साबित किया कि हाईकमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए हरियाणा प्रदेश राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रभारी तो हमेशा बड़े नेता दिए हैं कांग्रेस ने, वो एलओपी को लेकर हो रहा था। प्रभारी तो आप लोगों का ठीक है, एलओपी को लेकर हो रहा था कि भाई हरियाणा के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो तो आपका प्रभारी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण था पूरे स्टेट के लिए, तब ये सवाल उठता था। प्रभारी को लेकर सवाल नहीं पूछा किसी ने। हाँ, नहीं, वो भी, ये भी देखिए, ये कहते थे कि यहाँ पर ये मुद्दा भी उठाया जाता था, जिलाध्यक्ष का भी था और एलओपी का भी था, लेकिन बीके हरिप्रसाद जी आए तो एलओपी का भी हो गया, सब कुछ लाइन पे आ गया, हमारे जिलाध्यक्ष भी बन गए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की एक सूची 104 की जारी हो चुकी है, अभी 76 ही बाकी है, वो भी तैयार है, लगभग कभी भी आ सकती है, क्योंकि एसआईआर में पार्टी थोड़ा BLA 1 और BLA 2 का काम भी साथ साथ देख रही है। 15 जुलाई तक का ये समय आपको पता है इस बात का। तो हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर सब मोर्चों के ऊपर सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हम विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सुरेश रोड जी, मैं तो इंतजार ही करती रही। संजय दत्त के लिए भी एक वाक्य बोलेंगे आप?
हाँ बोल रहा हूँ मैं इससे पहले एक बात आपने और तो बताता हूँ तारीफों के कि- पूरे हाँ नेहा जी ने एक बात की कि चुनाव कराते हैं राज्यसभा के इनके नेता, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि राज्यसभा का चुनाव तो पंकज अग्रवाल जी ने कराया था, 4 वोट धक्के से इनवैलिड करके, जो अंदर सीबीआई ने पकड़े हैं। आप नहीं कराते, बीजेपी नहीं कराती, ज्ञानेश जी कराते हैं, पंकज अग्रवाल कराते हैं। हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे को क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी की 4 तभी वोट इनवैलिड धक्के से करने के बाद बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते। खड़ा है, तभी हाथ शायद जोड़कर प्रार्थना है, बीच में नहीं बोलते। और ये मेरी नेहा जी साथ साथ मत बोलिए नेहा जी। हाँ, चलिए अपनी बात आप खत्म कीजिए जल्दी रोड साहब। जी ज्योति जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये बात क्लियर होगी कि एफआईआर दर्ज हुए व्यक्ति को कोई सरकार रिटर्निंग ऑफिसर नहीं लगाती, वो भी राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में आपने लगाया। और फिर लोग ये कहते थे जी आईएएस अधिकारी तो बड़े ओहदे पे होते हैं, बड़ा उनका रुतबा होता है, वो सरकार की ऐसे कैसे गलत बात मान लेंगे। अब ये पता लग गया क्योंकि एफआईआर दर्ज थी और कहा गया होगा या तो जेल में जाओगे, तिहाड़ में जाओगे, या फिर ऐसा कर दो, 4 वोट इसलिए इनवैलिड हुई। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं, जो हमारे नए प्रभारी महोदय आए हैं संजय दत्त जी। संजय दत्त जी के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि वो संगठन के नेता हैं। वो महाराष्ट्र में एमएलसी रह चुके हैं और कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में भी सह प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पन्ना प्रमुख का जिक्र कर रही थी, हमारे भी नेताओं को जो संगठन का एक्सपीरियंस है उसी रास्ते पर चलते हुए हम कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो बीके हरिप्रसाद जी के समय में हमारे संगठन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो और स्पीड से चलेगी और संजय दत्त जी उसमें सफल होंगे और कांग्रेस पार्टी एकजुटता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। आपकी बातों से तो ये लगा कि बड़ा नुकसान हो गया हरियाणा कांग्रेस का, चाहे एलओपी बनाने की बात हो, जिला अध्यक्ष बनाने की बात हो, आपने तो पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया बीके हरिप्रसाद को। आर्य साहब आपसे ओके ठीक है, आपकी बात आगे विस्तार से आपने कह लिया। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी जैसे बीके हरिप्रसाद जी भी कोई कांग्रेस पार्टी से बाहर थोड़ी गए हैं। बीके हरिप्रसाद जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, ठीक है, और समय समय पर उनका कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष हैं हम तो, वो ठीक है, कांग्रेस को भी मिलता रहेगा जो उन्होंने हरियाणा के बारे में। हाँ। मैं एक बात ज्योति जी और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीके हरिप्रसाद जी वो नेता हैं जो हमारी कांग्रेस सरकार के समय में हमारे प्रभारी। अभी मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। नहीं अभी ऐसे हो नहीं पाएगा, बहुत लंबी आपने बात कह ली अपनी। बड़े नेता तो हमेशा ही मिले कांग्रेस को प्रभारी के नाते। आर्य जी, चाहे बीके हरिप्रसाद हो, बाबरिया साहब हो, शक्ति सिंह गोहिल की बात करें, विवेक बंसल की बात करें, या पहले गुलाम नबी आजाद भी रहे, कमलनाथ भी रहे, बार बार कहा गया गुटबाजी है नहीं, या टफ स्टेट है हरियाणा, हम ठीक करेंगे तमाम चीजों को, तालमेल सही रहेगा, लेकिन उतने कामयाब नहीं दिखे जिन बीके हरिप्रसाद की लगातार तारीफ कर रहे हैं रोड साहब। अभी हाल ही में एक पत्र जारी करते हैं कि बिना एचपीसीसी की मंजूरी के कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्हीं में हुड्डा साहब भी उनके पत्र को लेकर सवाल उठा देते हैं, अशोक अरोड़ा भी सवाल उठा देते हैं, बीबी बत्रा भी सवाल उठा देते हैं। तो प्रभारी जो कहते हैं उस पर तो सवाल उठ जाते हैं। और बीके हरिप्रसाद तो रोड साहब के मुताबिक बड़े स्ट्रॉन्ग प्रभारी थे। अब संजय दत्त क्या कुछ करते हैं ये भी देखना होगा। आर्य जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। अभी सुरेश जी ने जितनी बात रखी बीके हरिप्रसाद जी की तारीफ में, जो कसीदे पढ़े उन्होंने, और जिस बात को आपने भी इंगित किया, मुझे लगता है कि संजय दत्त जी के बारे में उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। निश्चित तौर पर संगठन के नेता है, मान लिया, और मैं भी बीके हरिप्रसाद को इस बात के लिए श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने हरियाणा में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के चुनाव तो उन्होंने कराए, लेकिन उनकी कितनी पकड़ थी कितनी नहीं थी वो बात आपने भी बता दिया कि हुड्डा साहब उनके ऊपर सवाल खड़ा करके चले गए। सवाल इस बात का है कि चाहे संजय दत्त आ जाए, चाहे कमलनाथ थे, चाहे बीके हरिप्रसाद या कोई और है, हरियाणा की कांग्रेस जितने धड़ों में बटी हुई है उन सभी धड़ों को एक साथ लेकर चलना किसी भी प्रभारी के लिए बड़ा मुश्किल है। और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि जो केंद्रीय आला कमान है वो भी इस बात में खुश है कि यहाँ अलग अलग लोग बटे रहे। आप देखिए, अगर विजेंद्र सिंह ने जब यात्रा निकाली थी
हरियाणा के सुर कुछ अलग थे, पर राहुल गांधी आकर उनको थपकी मार के चले गए, वो खुद शामिल होकर गए गुड़गांव में। इसका मतलब एक नया धड़ा खड़ा करने की कोशिश की, चाहे शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे हुड्डा हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के पास एक ऐसे नेता है कि जो हरियाणा में अपने दम पे विधायकों को जिता के लाते रहे, बाकी वो दम नहीं है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि संजय दत्त आने के बाद कोई बहुत बड़ा करिश्मा हरियाणा कांग्रेस में होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को भाजपा से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए, कुछ और सीखे या नहीं सीखे, भाजपा हर मौके को बनाना जानती है। भाजपा वो पार्टी है जो सत्ता में होने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को शांत नहीं बैठने देती। एक प्रोग्राम खत्म होता है, दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो किसी ना किसी ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को अंगेज करके रखती है, पदाधिकारी को अंगेज करके रखती है। इसके साथ भाजपा ने इतने पद बांट दिए हैं, दुनिया भर के सेल, कभी कुछ कभी कुछ, उससे कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा रहता है। वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी अभी तक पूरे नहीं बना पाई, जिलाध्यक्ष बड़ी मुश्किल से 1.5 दशक के बाद बने। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस को समझनी होंगी। एक बात और आप देखिए कि अर्चना गुप्ता जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी है, तब से पूरे हरियाणा में जिस ढंग से उनका दौरा कराया जाता है, मुझे ध्यान नहीं है अभी तक हरियाणा में कौन सा ऐसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे जिनका इस तरीके से जगह जगह जाकर स्वागत किया गया हो। ये जो भाजपा की एक नई रणनीति भाजपा निकाल के लाई है, मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले दिनों में हरियाणा भाजपा की पूरी कोशिश, मोदी भी ये कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे लेके आए, महिलाओं को बढ़ावा दें। हरियाणा में महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा, किया जा रहा है। ये अर्चना गुप्ता का जगह जगह स्वागत होना, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, कार्यकर्ताओं में अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत रुचि भी है वो सब एकजुट होना, ये भाजपा के पक्ष की बात है। और अब जब चेहरा नया है, आलाकमान नहीं बन गई, तो मुझे लगता है संगठन के जो लोग आएंगे वो भी कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। जो पुराने चेहरे चले आ रहे हैं वो हटकर नए चेहरे सामने आएंगे। भाजपा ने एक चीज बड़ी बखूबी की है, उसने अपनी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को आगे लाने की कोशिश की है। आप कहीं भी उठा के देखिए, यूपी में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी, मुझे लगता है कि हरियाणा भाजपा इस दिशा में काम करेगी। और कांग्रेस जब तक गुट बने रहेंगे, कोई भी प्रभारी आ जाओ, संजय दत्त आ जाओ या कोई और आ जाओ, वो गुटबाजी ठीक कर पाएंगे, मैं ये मान के नहीं चलता हूँ। एक गुट कहीं जुड़ा हुआ है, दूसरा गुट कहीं जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी किसी को तब के देते हैं, सोनिया गांधी के गुट उसमें कोई और है। ये गुटबाजी चलती रहेगी तो तब तक कांग्रेस का संगठनात्मक तौर पर उतना मजबूत होना बड़ा मुश्किल है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना जरूरी है, निहायत जरूरी है। और हरियाणा का दुर्भाग्य है कि हरियाणा में उतना सशक्त विपक्ष नहीं है जितनी हरियाणा में जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, और काफी वोट लोगों ने देकर भेजा है कांग्रेस को, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है, कम ही अंतर से हारी है, लेकिन उसके बावजूद आपसी लड़ाइयां बहुत बार प्रश्न खड़े करती हैं। राकेश जी, गुटबाजी बीजेपी में भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे आप फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, नेताओं की आपसी लड़ाई चलती है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि सबसे बड़ा नेता ही मैं हूं। इस तरह की लड़ाई, या सबसे बड़ा मेरा गुट है, या ज्यादातर लोग मेरे साथ के, इस तरह की लड़ाई वहां नहीं दिखती है। दोनों के संगठन में आप किस तरह का अंतर पाते हैं? नेहा जी को तो लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों के संगठन में, कांग्रेस बीजेपी में। देखिए शकुन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टी के अंदर जो संगठन है उसमें मजबूती लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जो है वो किसी भी पार्टी के हाईकमान को जाता है। जब पार्टी के अंदर प्रदेश स्तर पर अगर हाईकमान की बातों को ठीक से सुना नहीं जाता या हाईकमान को कुछ समझा नहीं जाता, तो निश्चित तौर पर पार्टी के इंटरनल संगठन में गुटबाजियां बन जाती हैं। हाँ। और आप देखेंगे कि हम किसी भी प्रदेश के अंदर देखें, बीजेपी के अंदर कभी भी उस स्तर पर गुटबाजी नहीं देखी जाती जिस स्तर पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखी जाती है। जिस तरीके से हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, तो हम सभी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके से गुटबाजियां थी, किस तरीके से एक नेता दूसरे नेता के मंच पर या सारे नेता एक साथ एक मंच पर साझा करते हुए नहीं नजर आए। उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा और वो 1% के टोटल वोट मार्जिन से हरियाणा में सरकार बनाते बनाते चूक गए। अब आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संगठन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को बदला और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अध्यक्ष बनाया, तो आप बीजेपी की रणनीति देखें कि उन्होंने पूरे हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के जिस तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया है,
उससे दो संदेश जाते हैं। पहला कि हम हरियाणा के अंदर महिलाओं को आगे ला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है, और जिस तरीके से हर एक जिले में उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, उससे जो नेता अगर गुटबाजी बना रहे होंगे या कुछ नेता नाराज होंगे तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, और एक मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि हम महिलाओं को आगे लाने के लिए कार्य करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर एक महिला अध्यक्ष दिया। अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि निश्चित तौर पर, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने किसको प्रभारी बनाया या नहीं बनाया, ये कांग्रेस का इंटरनल इशू है। मैं समझता हूं इससे प्रदेश के संगठन पे कोई ज्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रदेश के संगठन पे प्रभाव पड़ता है कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन है, क्या उस अध्यक्ष को प्रदेश के सभी कांग्रेस के नेता अपना अध्यक्ष मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये देखने की बात है। क्या प्रदेश एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी मोटा मोटा कांग्रेस का अगर हम मान लें जो कि दिखता है, एक तरफ हुड्डा साहब हैं, दूसरी ओर एसआरके में से किरण के जाने के बाद, वीरेंद्र सिंह के आने के बाद एसआरबी है, उसमें प्रभारी जो आए किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, हुड्डा साहब के इन्फ्लुएंस में काम करेंगे या दूसरे जो नेता हैं उनकी तरफ झुकाव रहेगा, वो भी बहुत सारी चीजें उसे लेकर क्लियर होंगी आने वाले दिनों में। देखिए शगुन जी, सबसे बड़ी बात ज्योति सांगवान, राकेश जी, ज्योति से बात कर रहे हैं आप। राकेश जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। देखिए ज्योति जी, मैं ये कह रहा था कि ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, प्रभारी को किसी के भी प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष के प्रभाव में हो या वो हाईकमान के किसी और नेता के प्रभाव में हो। प्रभारी को एक इंडिपेंडेंटली और बिना किसी दबाव के काम करना चाहिए, और स्टेट की जो भी कंडीशन है, स्टेट के अंदर संगठन की क्या स्थिति है, स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या गुटबाजी है, उसको हाई कमान को बताना चाहिए। लेकिन प्रभारी का काम जो है, मैं समझता हूं जिस तरीके से हरियाणा के अंदर संगठन पिछले कई बहुत लंबे समय से एक ही प्रदेश अध्यक्ष चलते आ रहे हैं, और हमने इलेक्शन के समय में भी देखा कि हाई कमान ने भी किस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी और वो कितनी कामयाब हुई, वो सभी कांग्रेस के सभी नेताओं को पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मजबूत होना चाहती है, अपनी दोबारा से खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाना चाहती है, तो कांग्रेस की हाईकमान हो, कांग्रेस के प्रभारी हो या कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हो, उन्हें बहुत ज्यादा एक ये काम करना पड़ेगा कि हरियाणा के एक छोटे से केवल कार्यकर्ता से लेकर हरियाणा के बड़े से बड़े नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, एक मंच पे लाकर इकट्ठा करना पड़ेगा, सभी के मतभेदों को दूर करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस हरियाणा के अंदर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। अन्यथा कांग्रेस के लिए आने वाले समय में भी मुश्किलें कम नहीं हो। बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां तो हैं, हमने शुरुआत में भी इसका जिक्र किया। और नेहा जी, गुटबाजी तो बीजेपी में भी है, इसमें कोई दोहराई या किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, बयानबाजी निगम चुनाव के दौरान भी हमने देखी, गुज्जर साहब क्या कहते हैं, विपुल गोयल जी का भी बयान सामने आता है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तो क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं कह दिया जाता है, राव नरबीर सिंह की ओर से, राव साहब की ओर से, तो ये गुटबाजी तो है बीजेपी में भी। हाँ, इतना है कि आप लोग कंट्रोल इसे ठीक से कर लेते हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो ऐसे में ये कहना कि बहुत अंतर है या हम तो बहुत एकजुट हैं या बहुत अनुशासन है, क्या ये कहना सही होगा? ज्योति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट तो हैं, ये कहना एकदम सही होगा। गुटबाजी हमारे में नहीं है, ये कहना भी बिल्कुल सही होगा। मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, कोई किसी बात पर सहमत हो सकता है, कोई किसी बात पर असहमत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी कार्यकर्ताओं का एक समान, एक ही भाव है। वो है कि हम अपनी पार्टी को सबसे पहले रखते हैं, देश को सबसे पहले रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर खुद को रखते हैं। इसलिए अपने मत के अनुसार हम पार्टी को कभी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। ये सभी कार्यकर्ताओं का एक भाव जरूर रहता है। कोई किसी
गुट का है, ये शब्द हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए लगाना मुझे लगता है कि न्याय संगत बात नहीं होगी। हमारे यहाँ विचारों का अंतर जरूर हो सकता है, ये जहां दो इंसान होंगे, अलग अलग परवरिश है, अलग अलग सिनेरियो है जिसमें वो काम करते हैं, तो मतभेद जरूर हो सकता है, उस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में मैंने कुछ बातें नोट की हैं, मैं उस पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए ज्योति जी, अच्छा हो तो सब कांग्रेस का, बुरा हो तो सब बीजेपी का। यही बात जब हम बात कर रहे थे भूमिकाओं के बदलने की, जब माननीय मनोहर लाल जी की भूमिका को बदला गया था, उस समय कांग्रेस ने चीख कर ये बातें कही कि उन्हें हटा दिया, उनको नीचा दिखाने का काम किया। आज तक भी उस तरह के ताने, उस तरह की बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन जब बीके हरिप्रसाद जी की भूमिका में कोई परिवर्तन आया तो उसको किस तरह से महिमा मंडन करते हुए सुरेश रोड जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रकट की, कितने अच्छे भाव से प्रकट किया। तो बुरा लेने की कैपेसिटी आपको भी रखनी चाहिए। आज हमारी बारी है बोलने की, हम भी यही कहेंगे कि वो किसी भूमिका के परिवर्तन से नहीं गए हैं, उनको भी हरियाणा से निकाला गया है क्योंकि वो भी कामयाब नहीं हुए थे कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से केंद्र की बात कर रहे हो? नेहा जी, आपके भी प्रभारी राज्यसभा में चले गए हैं आप अन्य बातों को भी साथ में लाऊंगी। सुनिए, रोडसा में भी और पूनिया साहब भी राज्यसभा चले गए, तो हो सकता है आपके यहाँ भी ये बदलाव हो जाए। और किसी भी नेता को उनके प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा या किसी राज्य में प्रभारी के तौर पर भेजेंगे? पावर तो जाहिर अध्यक्ष के पास ज्यादा होगी। ज्योति जी, यहाँ पर हमारे पास में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें राज्यसभा सांसद बहुत से राज्यों के प्रभारी हैं और वो संगठन में भी प्रमुख भूमिका पर हैं। विनोद तावड़े जी आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि वो राज्यसभा सांसद भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। की बात हो रही है, नहीं हो सकता है, वो रहे भी हो सकता है, कोई बदलाव ना हो, सब कुछ संभव है राजनीति में, इसमें कोई भी बात नहीं है। हम इस पर अभी से ही बात कर दे कि ऐसी भूमिका उनकी परिवर्तन हो गई है। दूसरी बात देखिए, 22 इनके प्रदेश अध्यक्ष हुए कांग्रेस के आज तक। हम प्रभारियों की बात के साथ साथ एक इस तरह भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, 22 प्रदेश अध्यक्ष लगभग इनके हुए, जिसमें से 7 प्रदेश अध्यक्ष केवल अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, बाकी प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाए। ये किस ओर इशारा करता है? ये गुटबाजी की तरफ ही इशारा करता है। 2024 में दीपक बाबरिया जी, 2025 में बीके हरिप्रसाद जी प्रभारी, 2026 में संजय दत्त जी प्रभारी। ये सिनेरियो आगे भी चलता हुआ आपको नजर आएगा। इसके पीछे भी यही था। मैं उससे पुराना डाटा तो आप खुद भी, मुझे लगता है सुरेश रोड साहब बता देंगे कौन कौन प्रभारी रहे। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं, 12 साल में पहली बार नियुक्ति हुई बीके हरिप्रसाद जी के समय पर हुई। ये बात मैं रोड साहब की थोड़ा सा मैं मान लूंगी कि बीके हरिप्रसाद जी थोड़ा कामयाब रहे, क्योंकि दीपक बाबरिया जी ने तो स्पष्ट रूप से रोते हुए ये बात कह दी थी कि मैं कामयाब नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं की बात को मैं आगे नहीं मनवा पाया। यानी कि उनका इशारा था हुड्डा जी के सामने, मैं इनके सामने उनकी बात को रख ही नहीं पाया, तो प्रभारी होने का फायदा क्या। अब मैं अनिल आर्य जी की एक बात पर थोड़ी सी और स्पष्टता डालूंगी। अनिल जी ने कहा कि जिस तरह से अर्चना गुप्ता जी का स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, लोग बढ़ चढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हैं अर्चना गुप्ता जी की नियुक्ति से और सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। अनिल जी, हमारा ये कल्चर है भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए हमारे बडोली साहब का भी हर जिले में ऐसे ही स्वागत किया गया था। उनसे पहले नायब सिंह सैनी जी थे, उनका भी हर जिले में इसी तरह से स्वागत किया गया था। उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, उनका भी ऐसे ही स्वागत हुआ था। सुभाष बराला जी का भी ऐसे ही स्वागत हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनका भी हर राज्य में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम होता है। अभी नितिन नवीन जी का भी गुरुग्राम में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। ये अंतर वाकई ही जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, थोड़ा ज्यादा तो हो रहा है। कुछ उनके विजुअल्स जो आ रहे हैं, ट्रैक्टर चलाती नजर आ रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों में उत्साह भी भारी है, तो हाँ थोड़ा ये लगता है। बिल्कुल, ये देखिए, महिलाओं को जो ये भूमिका मिली है, ये अपने आप में एक क्रेज की बात है।
और इतने वर्षों के बाद में पहले हमारी एक महिला थी और अब दूसरी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा संगठन जो अभी हर जिले में उनके स्वागत में जुड़ रहा है, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ये विश्वास अर्चना गुप्ता जी को दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आपके नेतृत्व में हम हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देने का काम करेंगे और आने वाले आगामी चुनाव में भी इसी तरह से आपके दिशा निर्देश पर, एक आवाज पर पूरे संगठन के लिए जी जान लगाकर अपना समय, अपना श्रमदान, अपना मन, अपना विचार, अपना धन, अपना समय हम सब पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। ये एक अनूठा दृश्य तो देखिए देखने को मिल रहा है और मैं भी इस बात को देखकर बहुत खुश हूँ। सुरेश रोड जी, आप लोग कहते हैं कि गुटबाजी नहीं या सभी एकजुट है या हमें ना कहा जाए, जिस यात्रा को लेकर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि ऑफिशियल नहीं है, ना विधायक हैं ब्रिजेंद्र सिंह, ना सांसद हैं, उनके पिता को लेकर भी कहा गया, उसी यात्रा में राहुल गांधी आ जाते हैं, तो ये अपने आप मौका तो जाहिर है सभी को मिल जाता है, विरोधियों को भी मिल जाता है। और बिल्कुल आर्य जी ठीक कह रहे थे, ये हाईकमान की ओर से ही होता है, ये दिल्ली से ही चलता है कि अलग अलग धड़े, अलग अलग गुट बने रहे हरियाणा में। ज्योति जी, राहुल गांधी जी विचारधारा को मानकर वहां पर आए कि इस नरेंद्र मोदी की नफरतवादी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई मुहिम चल रही है, चाहे वो पार्टी के द्वारा, जैसे हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी ने कहा था कि अनुमोदित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि इन्होंने पूरे हलकों में, पूरे हरियाणा में ये यात्रा निकाली है और वो सबसे बड़े नेता है पार्टी के राहुल जी आए और तमाम हमारे नेता वहां उनके राहुल जी के स्वागत में उस मंच पर एकजुटता के साथ नजर आए। इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। और जिस दिन राहुल गांधी जी आ गए उस दिन के बाद से उस यात्रा का स्वरूप और बदल गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी जब बदले गए हरियाणा से तो कांग्रेस पार्टी कुछ और बयान दे रही थी और आज बीके हरिप्रसाद जी बदले गए तो कुछ और बयान दे रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मनोहर लाल खट्टर जी कोई नरेंद्र मोदी की कृपा से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं थे। फिर से वही नकारात्मक ज्ञान मत बांटिएगा। आपको भी मालूम है कि मनोहर लाल, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बोलने दीजिए नेहा, इनकी बात तो, नेहा जी इनकी बात तो सुनिए आप। दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं, इनको बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री को जब हरियाणा की चौपालों और चौतरों के ऊपर आके हिसाब देना था अपने 9.5 साल का, तब आपने कान पकड़ के गायब कर दिया। कान पकड़ कर गायब कर दिया, ये तो ठीक शब्द नहीं है आपके रोड साहब। घोटाले निकल रहे हैं। पंकज अभी संजय भाटिया का एक बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से मनोहर लाल जी ने ये कहा कि आप किसी और पर भी विचार करें। फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, यही फर्क है कि बीजेपी में ये कि भरत राम को कहें आप गद्दी पर बैठे, राम भरत को कहें कि आप गद्दी पर बैठे हैं, का काम कर लेंगे। अगर ठीक है, रोड साहब को बोलने दें अभी। रहेंगे भाजपा को और आप मेरी बात को अभी नहीं सुनने देंगे। सुबह दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा मिलेगा, सब कुछ हर रोज छप रहा है। ये तो बात यह है कि आप उस सच्चाई को कबूल करते हो नहीं करते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर जी का हरियाणा से हटाना हमारे माननीय प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी के हरियाणा से प्रभारी के पद से जाने के कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो बोल रहे हैं ज्योति जी, अब मुझे बोलने कोई बात नहीं। नेहा जी साथ साथ मत बोलिए आप, नेहा जी साथ साथ मत बोलिए। आज भी राज्य में आप तो कह रहे थे कि कान पकड़ के निकाल दिया, वो राज्य के सांसद भी हैं, ये बात भी आप मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ नहीं बोले, चलिए आगे बढ़े, अभी डिबेट में आगे बढ़े, इस बात पर हो गई है चर्चा। अभी हाल फिलहाल के भाटिया साहब का बयान भी था मनोहर लाल जी को मैं लेकर। हरियाणा प्रदेश का नागरिक भी हूँ। चलिए आप भी कह रहे हैं तुलना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नागरिक को इस बात की पीड़ा है, जिस समय मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की चौपालों में हिसाब लिया जाना था, वो आज भी निरंतर प्रवास पर रहते हैं, वो कल भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। नेहा जी की ऑडियो डाउन करें, नेहा जी ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, कोई बात नहीं हुई ना। आपको समय दूंगी मैं जवाब देने के लिए।
कहिए ना। रोड साहब, मैं आपसे सवाल कर रही थी, मैं इस बात पर तो ठीक है चर्चा हो गई है, आपसे जवाब इस बात को लेकर कि बीके हरिप्रसाद जो इतने मजबूत, हमें कोई डाउट नहीं है, इतने मजबूत प्रभारी थे आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं उस पर राहुल गांधी का आ जाना ही अपने आप में कहें कि जो कह रहे थे उसका उलट हुआ। वो कह रहे थे कि भाई एचपीसीसी से मंजूरी लो, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर से मंजूरी ली जाए। हुड्डा साहब कह रहे हैं व्यवहारिक नहीं है, तो उनका तो कितना कहा माना जा रहा था या उनकी कितनी बातों को गंभीरता से ले रहे थे? बड़े सीनियर लीडर थे। अब संजय दत्त के सामने भी ये चुनौतियां होंगी। ये नेहा जी से पूछ रहे हो आप या मेरे से? आपसे ही पूछूंगी। नेहा जी जवाब देंगी क्या इस बात का? अगर उनका मुंह बंद हो सकता है तो मैं बोलता हूँ। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इतना गंभीर विषय नहीं है। पार्टी की तरफ से एक लेटर आया, हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक सिस्टम के हिसाब से कहा कि हमारे को विधायकों को कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तत्काल मुद्दों पे करने की परमिशन होनी चाहिए, ये गुजारिश की। और हमने तमाम मीडिया में भी ये बातें आई। अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात होती तो हम इसको मीडिया में नहीं आने देते, लेकिन यहाँ पर खुला लोकतंत्र है पार्टी में। लेकिन मैं उस बात पे दोबारा आ रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा था कि राज्यसभा के एमपी तो अपने तावड़े जी भी हैं, वो कैसे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेशवासियों को कि हमारे बीके हरिप्रसाद जी को इसलिए नहीं हरियाणा के प्रभारी पद से बदला गया कि वो राज्यसभा के एमपी बन गए, वो बने भी नहीं, वो तो एमएलसी बने हैं कर्नाटका में। जिस समय वो राज्यसभा के एमपी होते थे उस समय वो 2010, 11, 12 में हरियाणा के प्रभारी रहते थे। उनको इसलिए यहां से बदला गया है कि वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने हैं। उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, रूलिंग स्टेट है, और वो संगठन में और सरकार के बीच में तालमेल बैठाना है। उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। दूसरी बात, आप भूमिका है। रोड जी ठीक है, आगे आपका उत्तर। हम नहीं कह रहे कि उनको हटाया गया है, वो वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, कर्नाटक राज्य इकाई की वो कमान संभालेंगे, आप ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जो घूम फिर करेगा कि आप ये कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती तो मीडिया में नहीं आती। भाई बड़ी बात ही तो है ना, जो आदेश आता है या जो निर्देश दिए जाते हैं, जो पत्र आता है, उस पर हुड्डा साहब भी, उनके गुट के माने जाने वाले विधायक भी प्रश्न उठा देते हैं। फिर राव नरेंद्र को भी वो पत्र जारी करना पड़ता है कि भाई पिछला जो पत्र था उसे सीरियसली लें, उस बात को माना जाना चाहिए। तो ये तो हाल है। अब संजय दत्त क्या उसी लाइन पर चलेंगे कि भाई मंजूरी लेकर ही कार्यक्रम किए जाए ऑफिशियल? ज्योति जी, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। हुड्डा साहब की, आपने कहा कि हुड्डा साहब के समर्थक विधायकों की तरफ से भी, विधायक अपने अधिकारों के लिए तो बोलेंगे ना, चाहे अशोक अरोड़ा जी हो, चाहे बीबी बत्रा जी हो, दोनों विधायक भी हैं। उन्होंने अपने अधिकारों में एक तरह से ये पार्टी हाईकमान को बताने की कोशिश की कि हमें किसी भी विषय पे, अरोड़ा जी देखिए सीनियर नेता हैं, उनको लगा होगा कि कुरुक्षेत्र में बड़े से बड़े कांड हर रोज हो रहे हैं। एमसीजी नगर पालिका में बाहर के नेता बीजेपी ट्रेनिंग देने के लिए भेज रही है कि सूरज जी से ट्रेनिंग लो, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है। ये मुझे बीजेपी के एक सीनियर नेता ने बताया कि सुभाष सुधा तो हमारे बीजेपी के पूरे राष्ट्र के नेताओं को ट्रेनिंग देता है। कौन से नेता ने बता दिया आपको? हाँ, अशोक अरोड़ा जी को ऐसे बताता हूँ ना मैं। सरदार जी जिला अध्यक्ष पकड़ा गया है, ऑडियो आ रही है। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए विधायकों ने आवाज उठाई, तो अधिकारों का हनन हो रहा था जब अनुशासन में चलने के लिए कहा जा रहा था। उद्घाटन क्या करे, भ्रष्टाचार में बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष सरेआम पकड़ा गया और मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री में अगर एक इंच भी इंसानियत बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, सरदार जी कह रहे मेरी गल हो गई है सीएम साहब के साथ। बोले अर्चना गुप्ता जी ये घूम रही है। अरे घूम क्या रही है, पहली बार भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, कार्रवाई हो गई ना। और यूं अगर नाम लेने से इस्तीफे देने पड़ गए तो पता नहीं कितने लोगों के शाम तक इस्तीफे हो जाएंगे। चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। एक बात और बताता हूँ, नीरज दफ्तर, अनिल आर्य जी बहुत पुराने विषय। आप कहाँ डिबेट को लेकर जा रहे हैं रोड साहब? कहाँ डिबेट को लेकर जा रहे हैं? क्या परेशानी है? इनके ऑडियो डाउन करें। मैं आपको सुरेश रोड जी एक बार इनके ऑडियो डाउन करें, सभी के ऑडियो डाउन करें। नहीं, गुड़गांव स्टूडियो में जब हरियाणा न्यूज मैं ये कह रही हूँ आप किधर इधर उधर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ। संजय दत्त को जिम्मेदारी मिली है, मुझे नहीं लग रहा आप डेडलाइन से ज्यादा संजय दत्त पर बोल पाए हैं। देश दुनिया जहान की ब्रह्मांड की बातें कर ली आपने। क्या तरीका है आपका ये? मैं बार बार कह रही हूँ मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस का सवाल पूछती हूँ तो कह रहे मेरे से पूछ रहे हैं, नेहा जी से पूछ रहे हैं। कांग्रेस पर ही तो बात करना चाह रही हूँ। कांग्रेस के अलावा, संजय दत्त के अलावा सभी मुद्दों पर बात करनी है आपको। गलत बात है ना ये आपकी, गलत बात है, समय खराब कर रहे हैं आप।
समय खराब कर रहे हैं रोड साहब। इतने सीनियर प्रवक्ता होकर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुद्दे पर बात किया कीजिए ना। मुद्दा बताते हैं आपकी टीम को हम सबसे पहले कि ये विषय रहेगा, इस विषय पे आपको बात करनी है। आपके प्रवक्ता को पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। अभी आप रुक जाइए, निवेदन कर रही हूं मैं आपसे, निवेदन कर रही हूं, अभी आप रुक जाइए, थोड़ा ही समय बचा के दूसरे जो पैनलिस्ट बुलाए गए हैं उनका भी समय कीमती, उनसे भी बात कर लें। आर्य जी आप बोलिए। जी, सवाल आपका क्या है? सवाल बिल्कुल यही है, देखिए बहुत सारे प्रभारी रहे हैं कांग्रेस में और बड़े बड़े नेता रहे हैं, बहुत बार प्रयास किया गया कि अब संजय दत्त जब काम करेंगे उसी लाइन पर चलेंगे कि भाई ये पोस्टर वॉर जो होता रहा उसमें आप फोटोज लगाएं, ये प्रोटोकॉल रहेगा, इन नेताओं की फोटो लगनी है, एचपीसीसी से मंजूरी लें, या ये तमाम बातें जो हाल फिलहाल सुनाई दे रही थी वो ठंडे बस्ते में चली जाएंगे। उनका वर्किंग स्टाइल भी देखना होगा। ज्योति जी, प्रभारी संजय दत्त हो, चाहे बीके हरिप्रसाद हो, चाहे दीपक बावरिया थे, चाहे कमलनाथ जी, हरियाणा कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि इसके नेता एक नहीं हो सकते। और ये गुटबाजी आज से नहीं है। और जो मैंने पहले कहा कि आला कमान को मजा आता है, आप याद कीजिए, मुझे लगता है शायद ध्यान आ जाएगा, जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी हुआ करते थे तो उनके खिलाफ 5 जो लोग थे, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रकाश, कर्नल राम सिंह, वीरेंद्र सिंह जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी, ये 5 लोग जगह जगह जाके अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मीटिंग किया करते थे। तब क्या कांग्रेस आला कमान की थपकी नहीं थी? और अब भी जब पहले की बात उठी थी कि विजेंद्र सिंह की जो पदयात्राएं निकल रही थी, कांग्रेस हरियाणा कुछ कह रही है, प्रभारी कुछ कह रहा है और राहुल गांधी आके थपके दे जाते हैं। हाँ। तो संजय दत्त जी कितने प्रभावी हो पाएंगे, मुझे उस पर शक है। कारण कि बीके हरिप्रसाद का जो ऑरा था, जो सुरेश जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर बड़ा ऑरा था, उसके मुकाबले में संजय दत्त का उतना बड़ा ऑरा भी नहीं है, उतनी पकड़ भी नहीं है। वो संगठन के भले नेता हो, लेकिन एक नेता का, एक व्यक्ति की तो ऑरा होता है, एक पकड़ होती है, जो कमलनाथ जी की थी या पवन बंसल की थी या बीके हरिप्रसाद की थी। मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी नहीं चाहेंगे, जब तक आला कमान नहीं चाहेगी, मैं पर्टिकुलर राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, जब तक राहुल गांधी नहीं चाहेंगे तब तक हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी। मुझे नहीं लगता ये गुटबाजी चलती रहेगी और हमेशा चलेगी, क्योंकि गुटबाजी नहीं होगी तो आला कमान को पूछेगा कौन? अगर आज गुट मजबूत हो जाता है तो उसके बाद क्या रहेगा? उड्डे उड्डा होंगे। तो मुझे लगता है कि संजय दत्त बहुत प्रभावी उस ढंग से हो पाएंगे, मुझे डाउट है। पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा ज्योति जी, कि जो बीजेपी की बात हो रही थी, जो मनोहर खट्टर जी और बीके हरिप्रसाद दोनों की तुलना बेमानी है। उनको मुख्यमंत्री पद से दिल्ली भेजा गया था और यहाँ प्रभारी की तुलना अलग है और मनोहर जी की बात अलग है। और एक चीज ये भी देखिए आप कि जिस बात को नेहा जी कह रही थी, मैं भी कह रहा था कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जो स्वागत जिस ढंग से हो रहा है, आप देखिए बीजेपी ने नारी बंधन के लिए जितने कैंपेन चलाए थे, चाहे वो एड के थ्रू चलाए हो, चाहे वो अपने नेताओं से बयानबाजी कराई हो, खासकर महिलाओं से, तो मुझे लगता है डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को इस ढंग से प्रेजेंट करने के पीछे जो भाजपा की जो प्लानिंग है, वो जो महिला वोट बैंक है उसको और पक्का करना और अपने साथ जोड़ना है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ खड़ा होना है या कांग्रेस को मजबूत होना है तो उसको भी मौके बनाने आना चाहिए, जैसे बीजेपी बनाती है। भले ही बीजेपी में कितने गुटबाजी हो। आपने राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत की बात कीजिए, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। अभी नेहा जी कह रही थी कि मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। आरती राव को अटेली मंडी से कितने वोट से वो जीती और उनके खिलाफ पार्टी के कौन लोग थे जो काम कर रहे थे? ऐसे बादशाहपुर में राव नरवीर सिंह के खिलाफ कौन लोग थे जो काम कर रहे थे? दोनों पार्टी के नेता थे। आप और तो बडोली साहब जब चुनाव हारे, बडोली साहब भी खुद ही इस तरह की बातें कह रहे थे कि पार्टी के लोगों ने ही अंदर हरवाया। तो ये होता है सभी दलों के अंदर, ये बीजेपी में भी है। मैं वही कह रहा हूँ। तो भाजपा में मतभेद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? राव इंद्रजीत सिंह जब मनोहर खट्टर सीएम थे तब भी उनकी पट्टी उनके साथ नहीं बैठती थी। अब तो अंदर खाने क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मान के चलिए कि राव नरवीर सिंह, राव इंद्रजीत के बीच खुल्ला कितने विवाद खड़े हुए हैं। अभय सिंह जो महेंद्र सिंह से, नांगल चौधरी से जो अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात में इंटरेस्टिंग बात ऐड कर रही हूँ, सामना सवालों का। आर्य जी, हमारा जो कार्यक्रम रहता है, राव नरवीर सिंह से हमने पिछले महीने बात की, हमारे इंटरव्यू में थे, उन्होंने बताया कि आरती राव और राव नरवीर सिंह की तो बात ही नहीं होती। सोचिए 2 मंत्री बैठे हैं कैबिनेट के, कैबिनेट मंत्री आपस में बात नहीं करते हैं, कोई बातचीत नहीं होती, कोई राम राम दुआ सलाम कुछ भी नहीं होता है 2 मंत्रियों के बीच में। खुद राव साहब ने हमें बताया, राव नरवीर ने हमें बताया। भाजपा में ना देखिए, अहिरवाल में 2 भाजपा है ज्योति जी, एक भाजपा है राव इंद्रजीत की भाजपा, एक भाजपा जो भाजपा की भाजपा है। आप हर इलेक्शन में देख लीजिए, तो राव इंद्रजीत के जो लोग हैं वो भाजपा के कम होते हैं, राव इंद्रजीत के ज्यादा होते हैं। हाँ। यही बात दूसरी तरफ भी है। तो मुझे लगता है कि वो जो 12-14 साल के बाद भी इंद्रजीत के लोग, इंद्रजीत खुद
भाजपा में उतने मिक्स हो पाए हो कि जितना होना चाहिए था। बिल्कुल। अंतिम कमेंट हम चर्चा का लेंगे राकेश कुमार जी आपसे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये भी है, कांग्रेस में जिनको सबको सीएम बनना है, बीजेपी उनको दूसरी तीसरी पंक्ति में बैठना सिखा देती है, अनुशासन सिखा देती है तुलनात्मक रूप से ज्यादा। आप देखिए ना कि जितने लाल थे वो सब लाला भाजपा के साथ, चाहे बंसीलाल के परिवार थे, चाहे हाँ परिवार में से कोई ना कोई, एग्जैक्टली बंसीलाल का परिवार था, सब खत्म हो गया। अब ये एक ही बात है, भाजपा। बिल्कुल। राकेश कुमार जी लास्ट कमेंट आपसे। देखिए ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी उनको नुकसान पहुंचाती है और वो नेता कांग्रेस से गुटबाजी करने के बाद भी कांग्रेस में बने रहते हैं। और बीजेपी की खूबसूरती यह है कि उनके अंदर या तो गुटबाजी है नहीं, और गुटबाजी अगर किसी भी प्रदेश में या हरियाणा में देखी भी जाती है तो वो इलेक्शन के समय में बीजेपी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कांग्रेस को चाहिए कि अगर वो हरियाणा के अंदर मजबूत होना चाहती है, बीजेपी को वो चुनाव में टक्कर देना चाहती है, तो अभी बहुत समय है, उन्हें अपने सभी नेताओं की गुटबाजी को खत्म करना चाहिए और वहां पर संगठन को, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर संगठन मजबूत रहता है, कांग्रेस पार्टी को भी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और प्रभारी कोई भी बन जाए कांग्रेस पार्टी का, प्रभारी बदलने से संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत तब होगा जब हाईकमान अपना खुद की हस्तक्षेप करेगी और संगठन के उन नेताओं को जो पार्टी के लिए काम नहीं करते या इलेक्शन के समय में गुटबाजी करते हैं, मैं समझता हूं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए मजबूती के साथ, ताकि इलेक्शन के समय तक आते आते पार्टी में केवल वो कार्यकर्ता और वो नेता बचें जो पार्टी के हर निर्णय के साथ सहमत होकर काम कर सके। बिल्कुल। चलिए नेहा जी आपसे लास्ट कमेंट रहेगा, आप कुछ कहना चाह रही थी रोड साहब जब बोल रहे थे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप हमारे संगठन पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन एक संगठन की अच्छी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। सुरेश साहब हमेशा बातचीत करने में थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये भी एक फर्क है आपके कार्यकर्ताओं में और हमारे कार्यकर्ताओं में। देखिए मैंने हमेशा से एक सभ्य सिटीजन की तरह से बात की है और ये बात कही है कि कांग्रेस फिर से वापस सत्ता में आ सकती है, उसे संगठन में कुछ विचारों का बदलाव करना पड़ेगा। एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह ही बात करती हूं मैं जब ये कहती हूँ, एक विपक्षी संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ज्योति जी, आपके डिबेट में मैंने कई बार कही है कि हमारे लिए तो फायदा है कांग्रेस का कार्य संगठन जो है इतना वीक हो, इस तरह से कमजोर रहे, आपस में ही सब लोग लड़ते रहे, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागे की बात है। लेकिन एक अगर मैं अच्छे लोकतंत्र की बात करती हूं तो मैं ये मानूंगी कि हमारे कार्यकाल में भी एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर अच्छी राय, अच्छी नसीहत तो दिया जाना अच्छा ही है, किसी को अच्छी राय अगर हम दे रहे हैं। सुरेश जी अच्छी राय का स्वागत, सिर्फ अच्छी राय का स्वागत कर रहे हैं, चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छी राय का स्वागत करते हैं। जैसे आर्या जी ने कहा, राकेश जी ने भी कहा कि खास तौर पे आर्या जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की तरह मुद्दों को बनाना आना चाहिए। इस चीज में हमारी कमजोरी है, मैं मानता हूँ, हम इसमें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी कमजोरियां हैं, केवल एक कमजोरी नहीं है। कई बार तो मुद्दे जब बड़े भी होते हैं तो हमें भी बीजेपी की याद आती है कि बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो इन मुद्दों को किस तरह से उठाती थी, या आज बीजेपी विपक्ष में होती तो इस मुद्दे को कैसे उठाती। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस में प्रभारी नए आए हैं और हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष जो बनी है, उनकी जिम्मेदारी संभालने के बाद बैठकों का सिलसिला जारी है, स्वागत कार्यक्रम उनके हो रहे हैं, नई टीम भी बन सकती है। दोनों पार्टियों के संगठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।